हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस क्लास में हम आप लोगों के लिए 10th की बायोलॉजी लेके आए हैं, जिसका पहला चैप्टर हम सब लोगों को पता है, जैव प्रक्रम या बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब पहला तो हम यही जान ले कि बायोलॉजिकल सिस्टम होते क्या है। तो जो हमारी बॉडी में जितने भी वर्क होते हैं, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया या हमारा रेस्पिरेशन हो गया, फिर एक्सक्रीशन हो गया या सर्कुलेशन, ये सब किस में आते हैं? हमारे जैविक प्रक्रम में आते हैं। यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सब जैविक प्रक्रम में आते हैं। अब हमारे इस चैप्टर के कई पार्ट है, जैसे हमारी बॉडी में जो मेन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, उनके बारे में इसमें बताया गया। तो उसमें कौन कौन से हैं? जैसे पहला तो हमने सर्कुलेशन ही ले लिया, फिर दूसरा हमारा हो गया एक्सक्रीशन, तीसरा हो गया हमारा रेस्पिरेशन, या फिर हो गया हमारा डाइजेशन। अब अगर मैं इनको हिंदी में लिखूं तो ये परिसंचरण, ये हमारा हो गया उत्सर्जन, ये हो गया हमारा श्वसन, और ये हो गया पाचन। तो ये जो मेन हमारे बॉडी फंक्शंस हैं वो है। अब इन्हीं के बारे में हमारे जैविक तंत्र में दिया हुआ है। तो इनमें से जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा सर्कुलेशन। उसके बाद में हम बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तो आज हम हमारे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं सर्कुलेशन से। अब सर्कुलेशन के बारे में सुनते ही हमारे माइंड में जैसे हमारा हृदय और उससे जुड़ी वाहिनियाँ तो आ जाती है, लेकिन जैसे हम सर्कुलेशन को एक डेफिनेशन देना चाहें या सर्कुलेशन का जो कार्य हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, फिर भी ये हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्कुलेशन का वर्क क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर का वह तंत्र है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान को बनाए रखता है। तो मैं यहाँ ये परिभाषा लिख दूंगी। परिसंचरण तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो विभिन्न ऊतकों के बीच रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान को बनाए रखता है। अब हमने यहाँ जैसे एक शब्द यूज किया है रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस। तो ये होते क्या है कि जैसे हम लोगों ने, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो हम कहते हैं कि जैसे हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन ली और CO2 को बाहर रिलीज किया, लेकिन ये तो लंग्स तक का काम हुआ ना। उस ऑक्सीजन की ज़रूरत तो जैसे हमारी हर एक सेल को होती है, तो वो हमारी सेल्स तक पहुँचेगी किस में? तो उसमें क्या होता है, हमारा परिसंचरण तंत्र क्या करता है, सहायता करता है उस ऑक्सीजन को हमारी सभी सेल्स तक या हमारे ऊतकों तक पहुंचाने के लिए। तो हो गया ना रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान। अब उसके अलावा हम और एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे हमारा पाचन तंत्र जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं, भोजन को पचित करते हैं और उससे पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स को अलग करते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स की भी हमारे पूरे शरीर में आवश्यकता होती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य भी कौन करेगा? हमारा परिसंचरण तंत्र। अब ये तो हमने कहा ये तो देना देना हो गया, तो आदान की बात हो गई। अब प्रदान के बारे में कहें तो जैसे हमने ऑक्सीजन हमारे अंगों को दी, उन्होंने ऑक्सीजन का यूज किया और CO2 रिलीज की। तो अब उस CO2 को वापस हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो करेगा हमारा परिसंचरण तंत्र। उसके अलावा हम कहें कि जैसे जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, उनको हमारी किडनी तक पहुँचाने का कार्य भी कौन करता है? हमारा परिसंचरण तंत्र करता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा एकदम सही है कि ये रासायनिक पदार्थों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उसके बाद में ये तो हमने इसकी परिभाषा और ये कैसे कार्य करता है उसके बारे में देख लिया।
अब अगर हम परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ें तो जो हमारे इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र। वैसे जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा हमारा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। ये तो हो गए परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अब हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ है रक्त परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में सिर्फ लसिका के बारे में ही दिया हुआ है। इसका जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में हमारे कोर्स में नहीं दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ सिर्फ लसिका के बारे में पढ़ेंगे और रक्त परिसंचरण तंत्र को हम पूरा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ये रक्त परिसंचरण तंत्र होता है इसके पार्ट क्या होते हैं। तो इसके जैसे कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो तो हम सबको पता होते हैं। जैसे इसमें हमारा हृदय भी होता है, हृदय से जुड़ी वाहिनियाँ भी होती है, या फिर हो गया हमारा रक्त। तो ये इसके पार्ट है, इनके बारे में तो हमें पता है। अब हम इनके बारे में अलग अलग भी पढ़ेंगे और ये साथ में कैसे वर्क करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे ये तो हमने इसके सारे पार्ट्स मान लिए। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की देखो शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे अगर हम कहें कि रक्त परिसंचरण तंत्र सबसे पहले आया कहाँ से, तो वो तो हमें उसके लिए पूरा एनिमल किंगडम पढ़ना पड़ेगा जो भी हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन हमारे कोर्स में जितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब हम कहें कि वर्टिब्रेट क्या होते हैं, तो वर्टिब्रेट क्या होते हैं, जैसे हमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, वैसे जिन और भी एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे हम दोहरा परिसंचरण जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके साथ में ये वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा कि मछलियों में द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, या उभयचर के बारे में वहाँ दिया हुआ है। तो अब वो किसके लिए दिया हुआ है, तो ये जो भी वहाँ नाम दिए हुए होते हैं ना वो सब किस में आते हैं, हमारे वर्टिब्रेट्स में। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो होते कौन कौन से हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई गई वो थी मछलियाँ। उसके बाद में आए हमारे उभयचर। मछलियाँ तो सबको पता होती है सिर्फ पानी में रहती है, और उभयचर के बारे में कि ये जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। जैसे हमारा मेंढक हो गया, हमारा कछुआ हो गया, तो उनको हम उभयचर कहते हैं। फिर हम तीसरे की बात करें तो वो हमारे हो गए सरीसर्प। सरीसर्प में ये आते हैं जैसे छिपकलियाँ हो गई, सांप हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें तो हमारे पक्षी भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और लास्ट में आते हैं स्तनधारी जिनमें हम भी हैं। अब इस सबसे पहले तो हमें इनके एग्जाम्पल्स या जो भी इसके पार्ट है वर्टिब्रेट्स के उनको याद रखना ही ज़रूरी है, तभी तो हम इनके हृदय कैसा पाया जाता है उसको याद रख सकते हैं। तो इसके कितने होते हैं भाग, 5 होते हैं। पहला हमारा होता है मछलियाँ, दूसरा उभयचर, तीसरा सरीसर्प, चौथा पक्षी और पांचवा स्तनधारी। अब क्या होता है कि जैसे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं इनका क्या होता है, हमेशा हृदय जो होता है वो कक्षकों में डिवाइड रहता है। तो हम यहाँ पॉइंट बना के लिख लेंगे, वर्टिब्रेट का हृदय कक्षकों में विभाजित रहता है। तो अब इनके जो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने कहा कि डिफरेंस पढ़ेंगे हम वर्टिब्रेट में, तो वो डिफरेंस होता किसके आधार पर है, वो होता है इनके हृदय के कक्षकों के आधार पर। अब जैसे इनका सबका हृदय कक्षकीय तो है, मतलब उसमें अलग अलग चेम्बर्स तो होते हैं, लेकिन सब में क्या होता है, चेम्बर्स का नंबर कभी भी सेम नहीं होता है। अब चेम्बर्स का नंबर अगर डिफरेंट होगा तो थोड़ा बहुत तो हमारे परिसंचरण तंत्र कैसा होगा उस पर भी इसका फ़र्क पड़ता है।
तो हम इससे मछलियों से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे हम यहीं लिख लेंगे, उभयचर और सरीसृप को हम हमेशा एक साथ लेते हैं क्योंकि इनमें जैसे इसमें 3 कक्ष है तो इसमें भी 3 कक्ष है, मतलब कक्षकों की संख्या समान होती है। तो हम यहाँ पहले लिख देंगे कि जैसे हमने लिख दिया कि ये कक्षकों में विभाजित रहते हैं और फिर इनमें कक्षकों के नंबर अलग अलग होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, परिसंचरण तंत्र का प्रकार अलग अलग होता है। अब सबसे पहले हम मछलियों की बात करें तो इसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं, 2 कक्षक। वहीं हम उभयचर और सरीसृप दोनों को मिला के बात करें तो इसके अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं, हृदय में 3 कक्षक। और वहीं पक्षी प्लस स्तनधारी की बात करें तो इनमें पाए जाते हैं 4 कक्षक। तो ये तो हमने यहाँ देख लिया कि जैसे इनका हृदय होता है वो कक्षकों में डिवाइड भी रहता है और वो कक्षकों के नंबर भी अलग अलग होते हैं। जैसे मछली में हमने कहा द्विकक्षीय हृदय होता है, यानी सिर्फ हृदय के 2 ही पार्ट होंगे। जैसे हमारा तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि 4 कक्षकों में डिवाइड रहता है, वहीं अगर हम मछली की बात करें तो उसमें कितने होते हैं, सिर्फ 2 कक्षक होते हैं। और अगर हम उभयचर और सरीसृप की बात करें तो उनमें होते हैं 3 कक्षक, और अगर हम हमारी बात करें तो हमें पता ही है 4 कक्षक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मछलियों के इससे शुरू करेंगे, हृदय से। जैसे हमने कहा मछलियों में सिर्फ 2 ही कक्षक पाए जाते हैं इनके हृदय में। तो पहला हमने ले लिया मछलियाँ, फिर दूसरा हमने जैसे उभयचर और सरीसृप में समान कक्षक पाए जाते हैं तो क्या होगा, इनका परिसंचरण भी होगा समान। उसके बाद में हम बात करें पक्षी और स्तनधारी की, तो इनमें भी सेम सर्कुलेशन होगा क्योंकि इनमें भी क्या है, कक्ष सेम है। तो अब मछली का हृदय दिखता कैसा होगा, तो हमने कहा 2 कक्ष इसमें होते हैं। ये हमने 2 कक्ष बना दिए। अब क्या होता है, इन 2 कक्षकों में हमें पता होता है कि हम जब हृदय को पढ़ते हैं तो उनके कक्ष को हम 2 नाम देते हैं। पहला होता है हमारा आलिंद और दूसरा होता है हमारा नीले। आलिंद में क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स का ब्लड आके इकट्ठा होता है और नीले से क्या होता है, ऑर्गन्स में ब्लड जाता है। तो अगर हम मछली की बात करें कि इसमें 2 कक्षक हैं तो उसका एक कक्षक कैसा होगा, आलिंद, और दूसरा कैसा होगा, नीले। अब इसका जो सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे यहाँ से ब्लड निकला और ये ब्लड कहाँ गया, लंग्स या गिल्स को, अगर ये मछलियाँ हैं तो गिल्स होगा यहाँ पे, और फिर ये यहाँ से जाके कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स को, और बॉडी ऑर्गन से वापस ही आ जाएगा हमारे हृदय को। अब हमने देखा कि जैसे हमारे हृदय से जो रक्त निकला है वो अगर गिल्स में पहले जा रहा है, मतलब जो हृदय से निकला है वो पक्का ही अनॉक्सीकृत रक्त होगा। बाय गिल्स या हमारे जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना। तो अगर ये पहले गिल्स के पास जा रहा है तो अनॉक्सीकृत रक्त ही तो होगा, तभी तो वो ऑक्सीकृत होगा ना। अब ये यहाँ गया हमारे गिल्स में और वहाँ से इसमें ऐड हो गई ऑक्सीजन, और ये किस में चेंज हो गया, ऑक्सीकृत ब्लड में। अब ये ऑक्सीकृत ब्लड जो होता है वो जाता है हमारे अंगों के पास या मछली के अंगों के पास। अगर ये मछली के अंगों के पास गया तो ऑक्सीजन का क्या होता है, यूज हो जाएगा यहाँ, और इसमें क्या ऐड हो जाएगी, CO2। तो ये वापस यहाँ क्या हो गया, अनॉक्सीकृत रक्त। अब यहाँ देखने वाली चीज़ क्या होती है, जैसे हमने एक ही तो सर्कल बनाया है ना, हृदय से निकला और हृदय में ही वापस आ गया। अब इस एक ही सर्कल में ऑक्सीकृत रक्त भी पाया जाता है और अनॉक्सीकृत रक्त भी पाया जाता है। तो जैसे यहाँ से निकला उस टाइम ये अनॉक्सीकृत था और वापस आया उस टाइम भी अनॉक्सीकृत था, और ये पूरी बॉडी का सिर्फ एक ही चक्कर लगा रहा है। यानी एक ही कार्डियक साइकिल में या एक बार हृदय के संकुचन और शिथिलन जो इसकी प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत जो रक्त होता है वो एक ही सर्कल में घूमता है। तो इसलिए इसके परिसंचरण टाइप को क्या कहते हैं, इकहरा परिपथ।
और इकहरा परिपथ कहने के पीछे रीजन क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीकृत ब्लड है और अनॉक्सीकृत ब्लड है ना, ये एक ही परिपथ में घूमता है, या इसके अलग अलग परिपथ नहीं होते हैं, इसलिए मतलब इसमें एक ही परिपथ पाया जाता है। अब पहले हम उभयचर और सरीसृप पढ़ने से पहले हम देखते हैं हमारे पक्षी और स्तनधारी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये हमारा आलिंद मान लिया और ये मान लिया हमने हमारे नीले। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो डायग्राम बनाने में यही आ जाती है कि हम दायां बायां में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और फिर वो हमारे एक अगर हमारा डायग्राम ही गलत हो गया तो फिर वो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है। तो डायग्राम बनाते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी डायग्राम बनते हैं उसमें हमें हमारे सामने खड़े व्यक्ति को रेफरेंस मानना है। मतलब हम खुद के बॉडी ऑर्गन्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी और के बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर हम किसी और के बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो व्यक्ति हमेशा हमारे सामने खड़ा रहेगा। अब जैसे एक तो आप डायग्राम खुद को मान के देखो तो खुद के हाथ को आप दायां मानोगे और दूसरे हाथ को आप बायां मानोगे, तो वो तो हो गया कि आप खुद ही के शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। वहीं अगर आप मुझे अपना रेफरेंस मानेंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, जो मेरा दायां होगा वो आपका बायां होगा और जो मेरा बायां होगा वो आपका दायां होगा। मतलब अब चीज़ें पूरी बदल गई है। तो जो राइट हैंड वाले या जो भी है, हमें राइट लेफ्ट का तो पता ही होता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हम जितने भी डायग्राम बनाएंगे उसमें जो हमारी राइट साइड होती है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड मानते हैं, और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, राइट साइड। जैसे अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ तो ये मेरी वैसे तो राइट साइड है, लेकिन मैं डायग्राम के लिए इसे क्या मानूंगी, लेफ्ट साइड। और इसका रीजन क्या होता है कि हम हमेशा सामने के किसी व्यक्ति को क्या मान रहे होते हैं, हमारा रेफरेंस मान रहे होते हैं। अब इसमें देखें तो जैसे यहाँ हमने देखा कि ऊपर वाले जो ये दो भाग होते हैं या दो कक्ष होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। और वहीं ये जो नीचे वाले दो कक्ष होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे अगर हम हमारे हृदय की बात करें तो इसमें जो हमारा राइट पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, अनॉक्सीकृत ब्लड का ही सिर्फ सर्कुलेशन करता है। जैसे हम मान लें कि हमारे राइट पार्ट में क्या हो रहा है, जो हमारे अंग है उनसे अनॉक्सीकृत रक्त आ रहा है, और हमारे लेफ्ट पार्ट में क्या हो रहा है, हमारे लंग से ऑक्सीकृत रक्त आ रहा है। अब जब हमारे आलिंद और नीले आपस में जुड़े हुए ही नहीं है तो ये अनॉक्सीकृत रक्त अलग से चल रहा है और ये ऑक्सीकृत रक्त अलग से चल रहा है, ये कहीं पे भी मिक्स नहीं हो रहे ना। इसका मतलब क्या है, इनका परिपथ अलग है। जैसे अनॉक्सीकृत रक्त का परिपथ इधर से है, ऑक्सीकृत का इधर से, ये आपस में कहीं भी मिक्स नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों का परिपथ अलग अलग हो रहा है। वहीं हम मछलियों की बात करें तो एक ही परिपथ में ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत दोनों चल रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ इसे अगर इकहरा कहा तो इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिपथ। अब हम बात करते हैं हमारे उभयचर और सरीसृप के बारे में। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनमें 3 कक्षकीय हृदय पाया जाता है। अब अगर हम उन 3 कक्षकों की बात करें तो उनमें क्या होता है, 2 तो हमारे होते हैं आलिंद और एक होता है नीले। हो गए 3 कक्षक पूरे। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा राइट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट पार्ट। अब हमारे राइट पार्ट में आया अनॉक्सीकृत ब्लड और हमारे लेफ्ट पार्ट में आया ऑक्सीकृत ब्लड। तो यहाँ तक तो ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, दोहरा परिपथ होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम कहें कि जैसे इसका निलय तो एक ही है, मतलब इन दोनों से जो ब्लड आएगा वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अगर ब्लड मिक्स हो चुका है इसका मतलब इन दोनों के परिपथ पूर्णतया अलग भी नहीं है, सिर्फ आलिंद तक ही अलग है, उसके बाद में तो क्या होगा, ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिसंचरण को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण।
अब ये तो हमारी एनसीईआरटी में इनके बारे में वर्टिब्रेट्स के बारे में दिया हुआ है। जैसे मछलियों में 2 कक्षकीय हृदय पाया जाता है, उभयचर सरीसृप में 3 कक्षकीय और पक्षी स्तनधारी में 4 कक्षकीय। तो उसके साथ में मैंने आपको ये समझा दिया कि आखिर ये कक्ष के साथ कैसे वर्क करते हैं या हम दोहरा परिसंचरण तक कैसे पहुँचे। जैसे मछलियों में तो इकहरा परिसंचरण है, मतलब ये कम डेवलप है, फिर थोड़ा सा डेवलप हुआ, अपूर्ण दोहरा तक पहुँचा, फिर और डेवलप हुआ और दोहरा परिसंचरण तक पहुँचा। अब हमें दोहरा परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे पक्षी और स्तनधारी में दोहरा परिसंचरण ही क्यों पाया जाता है, इकहरा भी पाया जा सकता था या अपूर्ण भी पाया जा सकता, दोहरा ही क्यों है ये, तो उसका रीजन यहाँ हम देखेंगे। दोहरा परिसंचरण व इसके लाभ। जैसे ये तो हमने हृदय का यहाँ पूरा डायग्राम बना के दोहरा परिसंचरण को ऐसे ही एक बार समझने के लिए कि ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत कैसे अलग होता है उसको समझने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया था। अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें कि ये क्या पूरे परिपथ में ही अलग रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे जिससे हमको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ मैंने इसको मान लिया अपना हृदय। अब राइट और लेफ्ट में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। जब भी हम बायोलॉजिकल सिस्टम में हम जो भी डायग्राम बनाएंगे, जो हमारा राइट है वो हमेशा क्या होगा, यहाँ लेफ्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को हमने मान लिया लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम का मतलब यहाँ होता है आलिंद, और ये हो गया हमारा राइट एट्रियम या दायां आलिंद। अब नीचे वाले पार्ट्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां नीले और दायां नीले। मैं यहाँ सिर्फ ये अंदर वाले नाम लिखूंगी क्योंकि इस डायग्राम को हमें बहुत बड़ा बनाना है, तो फिर ये बाहर नाम रहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसमें आगे कुछ ऐड करेंगे तो हमें यहीं से समझ लेना है कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। अब दोहरा परिसंचरण, जब हम यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, मतलब ये कैसे ऑक्सीजन को अंगों तक पहुँचाता है और लाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बात करते ही हमारे लंग्स तो यहाँ ज़रूर आएंगे। तो ये हो गए हमारे लंग्स, और वहीं अगर हम हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो वो हम यहाँ बना देंगे। अब क्या होता है कि जैसे हम हमारे बॉडी ऑर्गन्स से शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स ने लंग से पहुँची हुई ऑक्सीजन का यूज किया और अब उनमें वेस्ट CO2 बन चुकी है, तो वो CO2 यहाँ से निकलेगी और वो कहाँ पहुँचेगी, हमारे हृदय तक पहुँचेगी। तो अगर ये अनॉक्सीकृत रक्त हमारे ऑर्गन्स से जो निकला है वो कहाँ पहुँचता है, हमारे हृदय में, वो पहुँचता है हमारे राइट एट्रियम में या दायां आलिंद में। अब यहाँ से क्या होगा, जो दायां आलिंद और दायां नीले होता है ना, उनके बीच में ये वाल्व या जगह पाई जाती है, उससे क्या होता है, ये रक्त दायां आलिंद से दायां नीले में पहुँच सकता है। अब हमने कहा कि ये रक्त जो है अनॉक्सीकृत वो आ चुका हमारा दायां नीले में, लेकिन ये अगर हम कहें ऑर्गन्स से जो है हमारे दायां आलिंद तक पहुंचा कैसे, तो इसकी जो मेन वेसल होती है उसकी बात करें तो उसे हम यहाँ कहेंगे महाशिरा। ये तो हमने यहाँ महाशिरा के बारे में लिख दिया। उसके बाद में हम बात करें कि जैसे ये हमारे दायां नीले में अब पहुँच चुका है आलिंद से, तो यहाँ से निकल के ये कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में, और जो इसे लंग्स में ले जाने का कार्य करती है उस वाहिका को हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ धमनी और शिरा का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो जब मैं आपको वेसल्स पढ़ाऊंगी या धमनी या शिरा के बारे में पढ़ाऊंगी तभी यहाँ का ये कन्फ्यूजन बताऊंगी, तब तक हमें याद ही रखना है कि ये फुफ्फुसीय धमनी होती है। उसके बाद में हमने कहा कि जब ये यहाँ अनॉक्सीकृत ही पहुँचा है तो हमारे रक्त या हमारे लंग्स तक भी क्या पहुँचेगा, ये अनॉक्सीकृत ही पहुँचेगा। अब लंग्स से हम आगे बात करें तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं और CO2 बाहर रिलीज करते हैं। तो यहाँ क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन ऐड हो गई।
तो अब ये ब्लड किस में चेंज हो गया, ऑक्सीकृत रक्त में, और ये रक्त कहाँ पहुँचेगा, हमारे बाएं आलिंद में, और इसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय सीरा। जो वाहिनी यूज होती है इसको मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको, और फिर यहाँ भी इन दोनों के बीच में क्या होती है, जगह होती है जहाँ से ये पहुँच जाएगा हमारे बाएं निलय में, और बाएं निलय से हम बात करें तो यहाँ से निकलेगा और वापस कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे ऑर्गन्स तक, और इसको हम क्या कहते हैं, महाधमनी। अब यहाँ जो दोहरा परिसंचरण के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो वो यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे ऑर्गन से जो ब्लड निकला वो अनऑक्सीकृत ही है, फिर वो अगर हमारे लंग्स तक पहुँचा तो वो भी अनऑक्सीकृत ही है। मतलब इसका जो राइट पार्ट हम कहें या हमारा दायां भाग है उसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ अनऑक्सीकृत रक्त ही पाया जाता है। जैसे अनऑक्सीकृत का ये पूरा सर्किल हो गया, यहाँ से ये निकला और फिर ये लंग्स तक पहुँचा। वहीं अगर हम बाएं भाग की बात करें तो उसमें सिर्फ ऑक्सीकृत रक्त ही है, लंग्स से ऑक्सीकृत रक्त निकलता है और वही हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी अनऑक्सीकृत हमेशा ऑक्सीकृत से अलग ही रहेगा, ये कहीं पर भी मिक्स नहीं होते हैं। तो ये तो दोहरा परिसंचरण कैसे काम करता है उसके बारे में हो गया। यहाँ हमें ये अभी के लिए फुफ्फुसीय सीरा और फुफ्फुसीय धमनी और महासीरा का नाम याद ही रखना है। जब हम वेसल्स पढ़ेंगे तो कहाँ क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम कहें कि हमें दोहरा परिसंचरण क्यों पाया जाता है। हमारी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोहरा परिसंचरण की आखिर नीड क्या है। तो इससे क्या होता है कि जैसे हमने कहा ये दोनों अलग अलग है, मतलब ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त अलग अलग रहते हैं। अब जैसे मैं उभयचर और सरीसृप की बात करूं तो उनमें क्या होता है, रक्त जो होता है वो नीले में मिक्स हो जाता है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को पूरी ऑक्सीजन जितनी चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती। लेकिन वहीं हम पक्षियों और स्तनधारियों की बात करें तो सबको पता होता है पक्षियों को उड़ने के लिए उनकी फ्लाइट मसल्स जो होती है उनको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर उनमें भी वो मिक्स्ड ब्लड ही जाएगा तो उन फ्लाइट मसल्स को क्या होता है कि जैसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, फिर वो उतने अच्छे से नहीं उड़ पाएंगे ना। वैसे ही हम स्तनधारियों की बात करें तो कितने अलग अलग जगहों पर स्तनधारी पाए जाते हैं। जैसे जंगलों में पाए जाने वाले होते हैं तो उन पे क्या होता है, उनकी मसल्स पे या उनके अंग तंत्रों पे क्या होता है, लोड ज़्यादा होता है, वर्क लोड ज़्यादा होता है। वहीं अगर हमने कम ऑक्सीजन वाला उनको ब्लड दे दिया तो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते या उनके बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसका पहला कार्य तो यही हो गया कि जैसे हम पे वर्क लोड ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, दोहरा परिसंचरण के कारण O2 सप्लाई ज़्यादा व अंगों की कार्य दक्षता ज़्यादा। ये तो हो गया इसका पहला लाभ। अब दूसरे लाभ की बात करें जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये हमारी बॉडी हीट को बनाए रखते हैं। अब हमने वर्टिब्रेट्स के 5 हिस्से किए थे। पहला हमने किया था मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। वहाँ पे हम बात करें पहले 3 हिस्सों की, मछली, उभयचर व सरीसृप, तो इनमें क्या होता है कि जैसे अगर बाहर ठंडा मौसम होता है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है और अगर बाहर गर्म मौसम है तो इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। मतलब जैसा हमारा मौसम होगा वैसा इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा। जैसे सर्दियों में अगर कोई सांप बाहर रह जाता है या अंदर नहीं जा पाता है, जैसे तो वो बिल्स में चले जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जा पाता है तो उससे क्या होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसकी बॉडी हमने देखा है अकड़ जाती है। तो इनमें क्या होता है, जैसा टेम्परेचर बाहर रहेगा वैसा ही इनके शरीर का टेम्परेचर रहेगा। वहीं अगर हम हमारी बात करें तो हमारा तो जैसे सर्दियों में देख लो या गर्मियों में देख लो, हमारी बॉडी में हमेशा वार्म ब्लड ही रहता है, यानी गर्म खून ही रहता है। तो अगर हम पक्षी और स्तनधारी की बात करें
तो इनमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, वो बाहर के वातावरण के साथ चेंज नहीं होता है। अब अगर बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा ना भाई, जितना हमें चाहिए उतना रखना पड़ेगा। अब जितना हमें चाहिए उतना रखना होगा तो उसके लिए तो हमारी बॉडी को हीट जनरेट करनी पड़ेगी। मतलब अगर हीट कोई बाहर से तो हमें दे नहीं रहा है तो हमें वो हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट करनी होती है। अब हीट जहाँ से जनरेट होती है वो हमेशा क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे हमने खाना खाया, हमने उससे पोषक तत्व अलग किए या न्यूट्रिएंट्स अलग किए, फिर वो हमारी सेल्स तक पहुँचे, तो ये हमने मान ली हमारी कोई कोशिका है। अब हम सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा ग्लूकोज ले लेते हैं। सबको पता है हर एक सेल ग्लूकोज यूज करती है, तो ये हमने यहाँ ले लिया ग्लूकोज। अब क्या होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्लूकोज और टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमने हमारे ग्लूकोज के टूटने की सिंपल रिएक्शन लिख ली। जैसे ग्लूकोज ने ऑक्सीजन का यूज किया और CO2 और ATP यानी ऊर्जा का उत्पादन किया। अब ये जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या करती है, हमारे टेम्परेचर को बनाए रखती है। अब हमने कहा जो ऊर्जा बाहर रिलीज हो रही है वो टेम्परेचर को बनाए रख रही है, लेकिन उस ऊर्जा को रिलीज होने के लिए यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। अब अगर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उतने अच्छे से ऑक्सीजन हमारे अंगों को प्रोवाइड ही नहीं करवा पाएगा तो उतने अच्छे से मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, उतनी ऊर्जा भी रिलीज नहीं होगी और टेम्परेचर को हम मेंटेन नहीं रख पाएंगे। इसलिए दोहरा परिसंचरण का एक और कार्य हमने यहाँ क्या ले लिया कि ये हमारे शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है या ऊर्जा का समस्थापन करता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें जैसे हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, तो जो मैंने दोहरा परिसंचरण तंत्र का डायग्राम बनाया था वो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद में हम कहें कि जब हमने मछलियों में और उनमें देखा था कि परिसंचरण तंत्र जैसे कैसे अलग होता है उनके कक्षकों की वजह से, वो भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लिख ही देंगे, जैसे वर्टिब्रेट का परिसंचरण तंत्र, ये हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा दोहरा परिसंचरण तंत्र का डायग्राम। अब अगर उसके बाद में हम बात करें तो हमने दोहरा परिसंचरण तंत्र के लाभ देखे हैं। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स की बात करूं तो ये एक ही टॉपिक में आ जाते हैं, जहां हमारा डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें ये पूरे पॉइंट्स एक साथ ही दिए हुए हैं। तो ये तो हमने एनसीईआरटी का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उसको समझने के साथ सबसे ज़्यादा समझने वाला हमारा मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट है, क्योंकि उसमें हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि शरीर की ऊर्जा बनती कैसे और उसमें ऑक्सीजन यूज कैसे होती है। तो अगर आप उसे डायग्राम के साथ समझेंगे तो आप उसे इतना जल्दी भूल नहीं सकते, और वहीं आप रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अब हम उसके बाद में बात करते हैं जैसे हमारे हृदय की जो सामान्य संरचना दी हुई है उसके बारे में। ये मैंने लिखा हमारा हृदय। तो हृदय शुरू करने से पहले इसकी कुछ सामान्य जानकारी मैं बता देती हूँ। जैसे जो हमारा हृदय होता है ना, वो एक पेशीय संरचना होती है। जैसे हमने कहा हमारे हाथों में तो हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ पेशी से निर्मित होता है। और उन पेशियों को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख दूंगी, हृदय पेशियों से बना व इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं।
अब कार्डियक मसल्स के बारे में हम हमारी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अलग अलग मसल्स के बारे में। तो ये तो हो गया इसका कि ये कार्डियक मसल से बना होता है। अब दूसरा, जब हमने दोहरा परिसंचरण पढ़ा तो हमने देखा कि जैसे ये हमारे आलिंद है और ये हमारे निलय हैं। तो आलिंद का तो क्या काम था, जैसे हृदय के बारे में आपको एक कॉमन पॉइंट बता देती हूँ कि जब हम हमारे चेस्ट या ब्रेस्ट पे हाथ रखते हैं तो हमें क्या होता है, ऐसे पंपन महसूस होता है कि हमारा हृदय वो है वो लगातार पंपित हो रहा है। तो अब वो होता कैसे है, तो क्या होता है कि जैसे ब्लड हृदय में आ गया, अब यहाँ से इसको ऑर्गन्स तक या लंग्स तक पहुँचने की भी तो ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है, इसको पंप करना पड़ता है। यहाँ से अचानक से ही तो निकल के ब्लड चला नहीं जाएगा। तो जब तक ये प्रेशर नहीं बनाएगा ब्लड पे, तब तक ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुँचेगा। अब प्रेशर बनाने में कौन हेल्प करता है, वो करता है हमारी कार्डियक मसल्स, रक्त को पंप करने में मदद करती है। अगर हम इसे सिंपली ले तो ये कैसे कार्य करता है, जैसे ये हमने हमारा जैसे इसमें ब्लड आके इकट्ठा हो गया है, कोई भी ये हमने मान लिया, जैसे प्लास्टिक का बैग ही मान ले जिसका ऊपरी हिस्सा खुला है और इसमें पानी भरा हुआ है। जब हम इसे पिचकाएंगे या इस पर प्रेशर लगाएंगे तभी तो वो पानी बाहर आएगा ना। वैसा ही काम होता है हमारे हृदय में, यानी अगर इसमें ब्लड आके इकट्ठा हो गया है तो फिर उस पर प्रेशर लगाया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो सारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है। अब हम आलिंद और निलय की बात करें तो इनके बीच में क्या होता है, जैसे ये कपाट पाए जाते हैं, यानी ये पूरा जैसे हमारे डोर्स पाए जाते हैं घर में, वैसे इसमें भी डोर्स पाए जाते हैं, यानी ये पूरी तरह से एक दूसरे में खुले नहीं होते हैं। तो पहले हमने कहा हमारे आलिंद में आके क्या हुआ, ब्लड इकट्ठा हुआ। अब हमारे आलिंद क्या होंगे, वो इस ब्लड को पंप करेंगे या फिर उन पे प्रेशर लगाएंगे ब्लड पे, तो ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हमारे निलय में पहुँचेगा। अब निलय का जब हमने दोहरा परिसंचरण पढ़ा था तो हमने कहा जो हमारा दायां निलय है वहाँ से ब्लड कहाँ पहुँचता है, हमारे लंग्स में, और वहीं हमारा बायां निलय है वहाँ से कहाँ पहुँचता है, ऑर्गन्स में। तो अगर हम आलिंद की बात करें तो इनको तो ब्लड कहाँ पहुँचाना रहता है, सिर्फ निलय में ही पहुँचाना रहता है। तो इसको इतना ज़ोर से पंप करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको तो थोड़ा सा भी पंप करेगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, निलय में। वहीं अगर हम निलय की बात करें तो इनका परिपथ तो कितना बड़ा होता है, जैसे सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाएगा तो इतना बड़ा परिपथ होता है। तो उसके लिए इनको क्या होगा, पंप ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे आलिंद होते हैं ना, उनमें कार्डियक मसल्स जो होती है वो कम पाई जाती है, या इनकी जो बाहरी आवरण होता है वो पतला होता है। आलिंद का पेशियों का आवरण पतला होता है, वह निलय का आवरण इसका तो हमने कारण भी पढ़ लिया है, क्योंकि जो हमारा निलय होता है, निलय को पूरे शरीर में रक्त पंप करने की आवश्यकता होती है। ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब ये तो सीधा कॉमन सेंस की बात हो गई कि अगर उसे ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप करना है, इसका मतलब उसको मसल्स ज़्यादा लगेगी, और यही रीज़न होता है कि निलय का जो बाह्य आवरण होता है कार्डियक मसल्स का, वो क्या होता है, मोटा होता है आलिंदों के बजाय। ये तो इनके बारे में सिंपल सी जानकारी हो गई। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो अब हम देखेंगे कि हमारा हृदय कार्य करता कैसे है। तो उससे पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम, और बाद में हम देखेंगे कि ये कार्य करता कैसे है। जैसे ये हमारा दायां आलिंद हो गया,
ये हमारे हार्ट का सिंपल डायग्राम हो गया। मैं यहाँ इनको अलग अलग कलर में बना देती हूँ। जैसे ये हमारा राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम हो गया और ये हो गया हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। अगर हम मसल्स की बात करें तो जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं या जो हमारे नीले होते हैं उनकी कार्डियक मसल्स क्या होती है, मोटी होती है। तो ये तो हमने बना दी इनकी कार्डियक मसल्स। ये क्या हो गई, कार्डियक मसल्स। अब देखें कि ये दोनों क्या है। जैसे हमारे जो राइट पार्ट है उसमें हमने 2 ओपनिंग बनाई है, तो ये है क्या, तो ये जो ऊपर वाली होती है ये होती है हमारी अग्र महाशिरा। और अगर हम अग्र महाशिरा का कार्य की बात करें तो ये क्या करती है, हमारे ऊपरी हिस्से का ब्लड लाती है। वहीं अगर हम हमारी पश्च महाशिरा की बात करें, इसका दूसरा पार्ट होगा हमारा पश्च महाशिरा, और ये क्या करती है, निचले हिस्से का ब्लड लाती है। अब ये तो हमने यहाँ तक देख लिया। उसके बाद में हम बात करें इस वाले पार्ट की। जैसे ये पूरा ऐसे ओपन हो रहा है, यहाँ से ये बाएं नीले से निकला और ये हमारी क्या हो गई, महाधमनी हो गई। तो हमारी महाधमनी तो ऑक्सीकृत रक्त को लेके जाती है ना। वहीं अगर हम इनकी बात करें, इन दोनों की, तो ये हमारी होगी फुफ्फुसीय धमनियाँ। और ये होगी हमारी फुफ्फुसीय शिराएं। और अगर हम आलिंद और नीले के बीच की बात करें तो इनके बीच में क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं। ये हमने बना दिए हमारे कपाट। अब हम इसको समझने के लिए पहले हम इसको बाएं पार्ट से शुरू करेंगे। जैसे हमारा बायां आलिंद और बाएं नीले से शुरू करेंगे कि आखिर हमारा हृदय वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि इसके बेसिकली 3 चरण होते हैं दोनों के लिए ही। और हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये पार्ट पहले काम करेगा और ये बाद में, हमेशा ये दोनों साथ में ही वर्क करते हैं। तो हम बायां आलिंद और नीले से शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं सिर्फ बायां आलिंद और बायां नीले ही यहाँ बना लेती हूँ। जैसे ये हमारा हो गया बायां आलिंद और ये हमारा हो गया बायां नीले। तो जब हम बायां आलिंद की बात करते हैं तो हम पहले ही दोहरा परिसंचरण में देख चुके हैं कि जो हमारा बायां पार्ट होता है वो ऑक्सीकृत रक्त के लिए कार्य करता है और हमारा दायां जो पार्ट होता है वो अनऑक्सीकृत रक्त के लिए कार्य करता है। तो अगर हमने बायां पार्ट लिया तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि इसमें क्या आके ऐड हो गया है, ऑक्सीकृत रक्त। अब इसमें ऑक्सीकृत रक्त आके इकट्ठा हो गया और यहाँ जो कपाट पाए जाते हैं वो होते हैं बंद। तो इस ऑक्सीकृत रक्त को हमारे नीले तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, हमारे आलिंद को संकुचित होना होगा, तभी तो ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हमारे नीले में। तो पहला जो इसका शुरुआत होती है वो ये होती है, रक्त आलिंद में जमा, आलिंद का संकुचन, रक्त का नीले में पहुंचना। अब हम कहें कि ये तो सीधा सीधा भी हो सकता था, यहाँ कपाट क्यों पाए जाते हैं। तो इन कपाट का काम क्या होता है कि जैसे अब तो ये खुल चुके हैं और रक्त हमारे नीले में आ चुका है। अब बारी है हमारे नीले की पंप करने की और रक्त को शरीर में पहुंचाने की। अगर यहाँ कपाट नहीं पाए जाएंगे और उस टाइम अगर हमारा नीले संकुचित हो गया तो ये रक्त तो वापस हमारे आलिंद में पहुँच जाएगा ना। तो उसके लिए क्या होता है, ये कपाट पाए जाते हैं। जैसे ही रक्त हमारे नीले में आया और ये बंद हो जाते हैं, जब ये बंद हो जाएंगे तो रक्त क्या होगा, वापस नहीं जा पाएगा। अब अगर हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम को हम देखें तो यहाँ ऐसे रेसे से बने हुए हैं दोनों तरफ। तो इनका क्या काम होता है कि जैसे आलिंद ने जब संकुचन किया तो हमारे कपाट ऐसे खुल गए और हम इनको धागे की तरह ले सकते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए रेसे होते हैं। तो अगर ये नीचे की तरफ खुला तो धागे ऐसे
अगर हम उनको लूज छोड़ दें तो उनमें सलवटें आ जाती है, तो वैसे इनमें भी क्या होगा, सलवटें आ जाएगी। लेकिन उसी टाइम अगर हमारा नीले संकुचित होगा वापस, तो अगर हमारे ये कपाट बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी तरह रस्सियों की तरह खिंच जाएंगे और इन कपाटों को क्या होंगे, उल्टी दिशा में खुलने नहीं देंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे बैक फ्लो को रोकते हैं। ये तो हमने इसका पहला पॉइंट पढ़ लिया कि पहला कैसे होता है, रक्त आता है और नीले में कैसे पहुंचता है। अब अगर हम नीले की बात करें तो जैसे ये रक्त अब नीले में आ चुका है और ये रेसे तन चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कपाट फिर से उल्टे नहीं खुलेंगे और आलिंद अब क्या हो चुका है, शिथिलन में आ चुका है, इसमें कोई भी संकुचन नहीं होगा। अब बारी है हमारे नीले की। तो अब क्या होगा, जब इसमें सारा ब्लड आ जाता है तो हमारा नीले संकुचित होगा और ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हमारी महाधमनी में पहुँचेगा। तो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, नीले का संकुचन और ब्लड महाधमनी में। ये तो हमने हमारे बाएं पार्ट के बारे में पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, पहले आलिंद में संकुचन होता है, फिर नीले में संकुचन होता है। अब जो हमारा ब्लड होता है वो पहुंच चुका है हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। तो हमने यहाँ वाला पार्ट पढ़ लिया कि जो हमारा आलिंद है उससे ब्लड नीले में चला गया और नीले से फिर चला गया हमारी महाधमनी में। अब आई बारी हमारे राइट पार्ट की। तो राइट पार्ट के लिए हम अगर लिखना चाहें तो वो कैसे होगा, जैसे हमने इनको तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल माना था, अब हम राइट पार्ट की बात करते हैं। राइट पार्ट में क्या होता है, अनोक्सीकृत रक्त आता है हमारी बॉडी से, ये तो हमें पता ही है, महाशिराओं के थ्रू। फिर सेम प्रोसेस होती है, यानी पहले हमारे आलिंद का संकुचन होगा, और हमारे नीले को रक्त मिलेगा। फिर वहीं अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो वो ऐसे हो जाएगा कि अब जो है रक्त हमारे नीले में पहुंच चुका है और आलिंद शिथिल अवस्था में और कपाट क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। यहाँ कपाट खुले होंगे, कपाट क्या है, बंद हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे नीले में संकुचन होगा और ब्लड जो है लंग्स तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है कि ये दोनों अलग अलग नहीं होते कि जैसे या तो पहले बायां हुआ फिर दायां हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों जो साइकिल है वो एक साथ ही काम करते हैं। ये हमारा जो हृदय के बारे में दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, उसमें ये नीचे लिखा हुआ है। अगर हम इनको इस डायग्राम के साथ याद रखेंगे तो याद रखना इजी होता है, वहीं हम रटेंगे तो इतना इजीली याद नहीं होता है। तो ये इनका एक इजी सा डायग्राम है जिससे हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा हृदय आखिर कार्य कैसे करता है या इसमें दोहरा परिसंचरण कैसे होता है। अगर आप हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लाइन्स दी हुई है, बस उनमें ये डायग्राम नहीं दिए हुए हैं। तो अगर हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम हमारे परिसंचरण की बात करें तो इसमें हमने हृदय पढ़ लिया है और हमारा दोहरा परिसंचरण पढ़ लिया है। उसके बाद में अगर इसमें देखें कि बच क्या गया है तो वो एक तो हो गया हमारा रक्तदाब, हमारी वाहिनियाँ हो गई और हमारा ब्लड हो गया। तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।